पुलिस कमदारी करना बंद करे। बहादुर सहाफी, सिंध के कराची के बहादुर सहाफी इम्तियाज चांडियों की वीडियो जो उन्होंने खुद बनाई है। भाई वजीर सरदार शाह, इन तमाम लोगों ने एक माफिया बनाई हुई थी जिसके खिलाफ मैं अदालत में गया। नहीं, डोंट प्ले टू द कैमरा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये सवाल होगा कि मैं बाहर बैठ के सिंध और पाकिस्तान के बारे में बहुत खुला खुला बोल रहा हूँ और मैंने शायद पहले ऐसा कुछ नहीं किया होगा। तो जिन लोगों को ये मालूमात नहीं है वो मेरा फ़ेसबुक चेक कर सकते हैं, जहाँ तकरीबन अभी 7 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं। ट्विटर पे भी अच्छे खासे हैं। यूट्यूब का जो मेरा मेन चैनल है जो मैंने स्टार्ट किया था, जिसका पर्पस था कि मैं पाकिस्तान में स्पेशली सिंध में अपना कंट्रीब्यूट करूं और ऐसे नौजवानों को मैं मोटिवेट करूं जो यूट्यूब पर काम करें और वहां से पैसे कमाएं, बजाय कि वो सरकारी नौकरी के चक्कर में ख्वार हों। 22 साल मैंने जिस फील्ड में गुजारे हैं, मुझे उस पर अपना फ़ख्र है कि मैंने ज़ीरो से उठ के छोटे गांव से उठ के मैं ऊपर आया और मैंने पाकिस्तान में मेरे ख्याल में पहला सिंधी स्पीकिंग बैरो चीफ था। मैं अपने एमडी साहब का, जो हमारे पुराने बॉस हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, फहद साहब का, क्योंकि मैं कभी भी अपने मौसनों को नहीं भुलाता। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहे, मेरे ऊपर केसेस किए गए, मेरे ऊपर मतलब मेरे दरवाज़े मेरे लिए बंद किए गए, लेकिन मैंने कभी भी जो बात मुझे समझ में नहीं आती थी मैं उस पर येस नहीं करता था। मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने उठ के कराची पुलिस के चीफ़ को कहा था कि ये कमदारी कर रहा है। आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, आप वीडियो देखें। इस तरह से जब सिंध असेंबली में बजट पेश हो रहे थे तो मैंने बजट कॉपियाँ लेके उनको बताया था कि अरबों खरबों रुपए की करप्शन होती है। और मुझे उस वक्त एक एंकर ने मेरी वो वीडियो उठाई ट्विटर से और मुझे अप्रिशिएट किया। आप देख लें। पुलिस हिरासत कर रही है कांगनार को। मैं कई दिनों से वज़ीर आला हाउस के कांटेक्ट में हूँ, आईजी से हूँ, मेरी बात सुनी नहीं जा रही। और जब हमसे इंसाफ नहीं होगा तो कौन सुनेगा? इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से एहतजाज कर रहा हूँ। पीसफुल जमहूरियत है, आप डेमोक्रेसी के चैंपियन हैं, मेरे काबिल एहतराम है, इसलिए मैं एहतजाज कर रहा हूँ और आपसे उम्मीद रखूँगा कि हमारे वर्कर्स को हिरासत नहीं किया जाए। सिंध पुलिस कमदारी करना बंद करे। बहादुर सहाफी, सिंध के कराची के बहादुर सहाफी इम्तियाज चांडियों की वीडियो जो उन्होंने खुद बनाई है, ये आपको क्या दिखा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं करप्शन के बारे में सिंध में, ये आप देखें। और इसके बाद जो है मेरे साथ आपने रहना है, बाकी टॉपिक्स में वापस आऊंगा। इम्तियाज चांडियों को देखें। शाम सोशल मीडिया की टीम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, मुझे जो है ना वो ऐसे ऐसे अल्फाज से नवाज रही है कि मैं वो यहाँ रिपीट भी नहीं कर सकता। और अगर बात करते कि भाई सिंध की बेहतरी के लिए कुछ करें तो गुस्से में आ जाते हैं। अब आज जो रिपोर्ट है 131 अरब मतलब 1 खरब 31 अरब रुपए की करप्शन और बेकायदगियाँ हुई हैं, ये वजन है, उठा भी नहीं सकता मैं। ये रिपोर्ट्स हैं कि ऑडिटर जनरल ने जो अपनी रिपोर्ट मुरतब की है कि उसमें कितने डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें करप्शन हुई है। और इनडायरेक्ट वे में जो आप कह रहे हैं ना मिस एप्रोप्रिएशन, उसमें उसको क्या कह सकते हैं कि भाई इनडायरेक्ट वे में आपने करप्शन की है और बेकायदगियाँ की हैं, जबकि कई अरब रुपए ऐसे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये हालत हो रही है हमारे इस बुक्स की। आप देखिए कि उठा नहीं सकते। ये बर्डन जो हम नहीं उठा सकते, सिंध के लोगों ने 2008 से उठाया है और तबाह हो चुके हैं। अब बात करो भाई हक और सच की, तो हम हैं वह बड़े गंदे। एक ट्वीट करो आपकी हिमायत में तो वो आप इतना उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हो कि जैसे आप फरिश्ते हों। अगर मुखालफत में करें तो आप हमें गालियों से नवाज रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है सोशल मीडिया टीम को कि भाई थोड़े इन करतूतों को भी पढ़ें और अपनी हुकूमत को कहें कि सिंध के लोगों की बद्दुआएं मत लें और गरीबों की बेहतरी के लिए काम करें। तो कोई कुछ नहीं कर सकता, खाता पीता सब है, करप्शन हर कोई करता है, लेकिन जिस तरीके से ये कर रहे हैं या इन्होंने की है, इसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत। अरबों खरबों रुपए की करप्शन को बेनकाब किया तो जो अरबों खरबों रुपए लूटने वाले थे उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन्स चलाई, मेरे पे मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए, मेरे ऑडियोज़ बनाने की कोशिश की,
मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे झुकाने में वो कामयाब नहीं हो सके। इवन यहाँ तक कि जब कनासरो सिस्टम के 18 अरब रुपए के जाली केसेस, जाली ठेकों के ज़रिए उन्होंने जो अपने असासे बनाए, उन पर मैंने उनका घेरा तंग किया। तो मुझे पेमरा में जिस तरह से तंग किया गया, पेमरा में जिस तरह से मेरे ऊपर कोई हमारे चैनल के ऊपर उन्होंने कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स करना शुरू की, और उनका जो मेन मकसद था वो ये था कि किसी भी तरह ये न्यूज़ रुकें, किसी भी तरह ये बंदे खामोश हो जाएं और हम इनको जो है ना मतलब कोर्टों में अलग घसीटेंगे, लेकिन न कोर्ट से जीत सके न पेमरा से। और पेमरा में एक माफिया बैठी हुई है और कनासरों ने बहुत ज़्यादा पैसा चलाया, यहाँ तक कि उन्होंने पेमरा इस्लामाबाद से लेटर निकलवाए कि किसी तरह से इस बंदे को निकलवाया जाए, अब तक टीवी को खामोश कराया जाए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। लेकिन मुझे एक बड़ा घटिया किस्म का किरदार सामने आज नज़र आ रहा है जो पेमरा में एक बंदा मौजूद है, तअस्सुब परस्त है, लसानियत परस्त है, डॉक्टर ताहिर मसूद उनका शायद नाम है। ये काउंसिल ऑफ कंप्लेन के चेयरमैन थे। इससे पहले बारी साहब थे, बहुत अच्छे बंदे थे, और बारी साहब बड़े सलीके वाले महज़ब किस्म के एक शख्स थे, वो भी उर्दू स्पीकिंग थे। लेकिन उस बंदे की कमाल जो है ना एक ये थी कि वो कभी भी जर्नलिस्ट को, कभी भी मीडिया हाउसेस को, करप्ट लोगों के सामने उनकी इंसल्ट नहीं करते थे। तो मैंने इस ताहिर को ठीक ठाक इसकी मैंने भी क्लासेस ली, उनके भरी मीटिंग्स में ली, और ये मेरे ख़िलाफ़ रिपोर्ट्स बनाता रहा, मेरे ख़िलाफ़ प्रेशर मुझे डालता रहा, मेरे अल्फाज को तोड़ मरोड़ के जो है वो करता रहा कि ये वहाँ बैठ के हमारे सामने अलग बोलते थे और जब हम चले जाते थे तो इनके फ़ैसले अलग होते थे। तो इसलिए मैंने उनके सामने बड़ा वो किया था। वो मैं थोड़ी सी आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, वैसे तो 35 मिनट की है, लेकिन आप सुन लें और वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस तरह से इनके साथ डील करता था। आप पहले भी तशरीफ ला चुके हैं, मैं इम्तियाज़ चाहने हूँ, बेरोज चीज़ हूँ अब तक की ऐसा वजह क्या है? मैं वही चीज आपको मैं करूंगा। चेयरमैन साहब, ये कोर्ट में ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है, इस वक्त भी चल रहा है, तो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करे। यहाँ तो आपके पास मेरे ख्याल में ऐसा है नहीं, हम तो सुन ही रहे हैं। मतलब ये कह रहा हूँ कि कोर्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सुन लें कोर्ट में पड़ा हुआ है, इसलिए आपको ये काम नहीं करना था। अरे सर आप इस पे नहीं जाए ना, आप पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप मैं तुरंत कर दूंगा, जरूरी पता इनको नहीं सर। देखिए बात यह है कि हम आपके पास आते हैं, जवाब देते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। इनके मुताबिक सहाफत करेंगे तो ये हमारे मुताबिक वकालत नहीं है। अब ये इशू ऑलरेडी कोर्ट में डिफेमेशन किया हुआ है इन्होंने, जिसमें 3 हम जीत चुके हैं केसेस। इनके भाइयों ने सेम कनासरो सिस्टम वाला मैटर है। बीइंग ए मेंबर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काउंसिल चेयर हुए हैं, क्रॉस टॉक से इज्तनाब करें। जब आप बात कर रहे थे, मिस्टर चांडू जो थे, ही वाज क्वाइट एंड ही वाज लिसनिंग टू यू, तो प्लीज सोशल स्किल्स का ख्याल रखिए। अब आप इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा जान लें तो फिर आप क्लियर हो जाएंगे चेयरमैन साहब। जो आपसे पहले केस आए थे 17 के करीब एप्लीकेशनें थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो 4-5 केस हाई कोर्ट से विन कर चुके हैं, सेशन कोर्ट से विन कर चुके हैं, सारी कॉपियां भी लेके आए हैं। आपको हम अभी प्रिंटेड अगर नहीं है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे वो कर सकता हूं या निकाल सकता हूं। मामला ये है कि हमने तो कोई भी चीज़ विदाउट डॉक्यूमेंट नहीं चलाई है सर। देखिए एक चीज़ हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, पहले वाली COC में और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ जो लोग नहीं आते उनका भी फैसला आ जाता है। यहाँ एक मिनिस्टर के वकील को इसी तरह से आपके इन सारे मौजूद मेंबरान ने उसकी सरनजिश की झूठ बोलने पे, लेकिन जो फैसला आया तो हमारे खिलाफ, मतलब उसमें अल्फाज हमारे खिलाफ है, जुर्माना। दूसरा ये कि जब डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे जाते हैं तो आप पहले हमसे रिटर्न में मांगते हैं, फिर हमें वो सारे डॉक्यूमेंट दोबारा आपके सामने पेश करने होते हैं। जज साहिबा का ये है कि मैंने कहीं भी पर्सनल अनाज नहीं देखा है, ये डिसीजन आया हुआ है हमारे फेवर में। और क्योंकि सारे सबूत जब कोर्ट में पेश कर चुके हैं तो हम 4 फोरम पे, एक सेक्शन 11 कहता है एक इशू जो है 4 फोरम पे नहीं लेके जा सकते। अच्छा सर, इसमें मामला हमारे साथ ये आ रहा है कि हम अगर मौक़िफ़ लेते हैं तो कहते हैं ये डील करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, अगर नहीं लेते तब भी मेरा सही है, मैंने उस पर कोई गलत उसके खिलाफ बात नहीं की है। साहब सीखने आए आप ये दिस इज नॉट अ वे। नहीं सर, इस तरह से नहीं होता। कंप्लेन आप COC है, आप COC की बात सुने, अगर हमने गलत किया आप हमारे खिलाफ फैसला लेते, बात कर। ये तरीका थोड़ी हमें साहब सिखा रहा। सर बात देखिए, बात गलत करेगा मैं नहीं सुनूंगा। अगर हमें साहब सिखाने आया है तो चैनल को मैं देता हूँ, ये जाके चलाए। इस तरह से नहीं होता। ये वकील है,
अपने क्लाइंट की करें। क्लाइंट के खिलाफ अगर बात हुई, हमने बोला है, हमने कौन सी चीज छुपाई है? चैनल पे बात की है ना। अगर मेरी रिपोर्टिंग गलत है, इनका दावा ये है कि मेरी रिपोर्टिंग गलत है, कोर्ट में भी है आपके पास। आप अगर क्लीन चिट देंगे, कल कोर्ट इसको रिजेक्ट करेगा, आप मैं कहाँ खड़ा रहूंगा, आप कहाँ खड़ा रहेंगे? आप दो जगहों पे कैसे एक केस को सुन सकते हैं? जहां भी ये केस लड़ रहा है, वकील साहब को हाई कोर्ट में केस ये देना है, मैं वहां 4-4 घंटे भी खड़ा हूं, मुझे हथकड़ी भी लगेगी। यहां से अगर आपने एक पर्चा भी लिख के मेरे हक में दिया या इनके हक में दिया, कल जाके कोर्ट में इनके खिलाफ फैसला आता है या मेरे खिलाफ, आप दोनों में कहां से खड़े रहेंगे? ये सीओसी का नहीं है सर। मैं पता है, मैं 50-60 किलोमीटर दूर एक जगह से आया हूँ, 2:45 से बैठा हूँ इसकी ये बात सुनने के लिए कि मुझे सहाफत कैसे करनी है। एक ये क्यों बताए? इसको आप कातिल की वकालत के लिए दें, कल वो कातिल बेगुनाह साबित होगा। ये क्या बात है? ये ऑडियो थी उस मीटिंग की जहां ये सहाफ़ियों को बुला के करप्ट लोगों के सामने उनकी तौहीन करते थे कि आप अरबों रुपए लूटें और सहाफ़ी आपके खिलाफ खबर न चलाएं। सहाफ़ियों के साथ मसला क्या? अगर मौक़िफ़ लेते हैं तो ब्लैकमेलिंग है, ना लेते हैं तो सहाफ़त की धजी, सहाफ़त के उसूलों की खिलाफ वर्दी है। अगर आप खबर चलाते हैं तो पैमरा पीछे पड़ जाता है, जबकि पैमरा जो बना था उसका बुनियादी मकसद था कि जो टीवी ड्रामे चलते हैं, कमर्शल्स चलते हैं, उनमें जो नाज़ेबा ज़बान है, नाज़ेबा सीन है, उनको देखने के लिए शुरू में बना था। इन्होंने ये नेब का काम भी अब शुरू कर दिया है। अब आप सोचें कि एक अफसर जो अरबों रुपए लूटता है तो उसकी तफ्तीश किसको करनी है? उसकी तफ्तीश करनी है नेब को। अगर कोई चैनल खबर चलाता है तो या तो एंटी करप्शन या नेब करे। अगर वही शख्स पैमरा में जाता है कि ये गलत खबर है तो वो साबित करे कि ये गलत खबर है ना। ये हमें कहते थे कि आप साबित करो कि ये करप्ट है। उनके असासों के फ़हरिस्तें दिखाना, एंटी करप्शन नेब की रिपोर्ट्स दिखाने के बावजूद, उनके असासों की तफसीलात दिखाने के बावजूद, ये जो घटिया किरदार था ताहिर, ये हमें उनके सामने डिग्रेड करने की कोशिश करता था। बहरहाल उसके बावजूद इस शख्स को जुर्रत नहीं हुई कि ये मेरे पे या हमारे चैनल पे कोई जुर्माना लगा सके, हमसे कोई बदतमीज़ी कर सके। और इनको मैं खरी सुना के मैं आखिरी इजलास से निकला था कि मैंने कहा मैं आपके बाप का नौकर नहीं हूँ कि इधर दूर से आऊँ और आप मुझे करप्ट लोगों के सामने बिठा के और आप पूछो कि ये ख़बर कैसे चली है। अगर इज़्ज़त से बात करोगे तो इज़्ज़त से करेंगे। उनको ये बड़ा प्रॉब्लम था कि तुम्हारी उर्दू ठीक नहीं है, तुम जो है वो सिंधी लहजा था तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। ये मैं बहुत कम घटिया लोग देखें, ये घटिया किरदार था। और मैं पैमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेन के ऐसे घटिया किरदार के सामने न झुका। और उसके बावजूद वहाँ जुमानी था जो सिंधी था, वो क्या करता था कि उनके ठेकेदार थे रिश्तेदार, वो हमें प्रेशर डलवाता था कि ये किसी तरह से भी खबर अब तक रोके। लेकिन अदालतों में जितने भी केसेस थे वो हमने जीते, कोर्टों में हम जीते। और एक तारीखी फ़ैसला आया था अदालत का जिसमें कल्चर डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ वो मेरी पिटीशन पे, जिसको उन्होंने मिसाल बनाया, आपको वो थोड़ी क्लिप दिखा देता हूँ कि इतना बड़ा ये मामला मैंने कैसे हैंडल किया था, वो आप देखें। जो है सिंध हाई कोर्ट ने जारी किया है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बिल्कुल अपनी अदालतों का, सूबे सिंध के उन गयूर आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मोहनजोदड़ो, मकली, बम्बोर और दीगर जो हमारे तारीखी विरसे हैं जिनकी लूट मार पर बरसों से ये जो चल रही थी उस पर आवाज़ उठाई और वो मुजाहरे हुए, सखर, लाड़काना, हर जगह पर उन्होंने मुतालबात किए कि इन करप्ट अफसरान में, जिनमें डायरेक्टर जनरल मंजूर कनासरो, उनके भाई जो इस वक्त जेल में है रोशन कनासरो, जेल में होते हुए भी अभी तक ओहदे पर विराजमान है, हाकिम राहूजो और ठेकेदार वलीउल्लाह भुट्टो, नवाज अबड़ो, जहीर शेख, उसके साथ सेक्रेटरी खुद अकबर लिगारी जो कनाडा में रह उसकी रहायश है सिंध में, उसको कोई कंसर्न नहीं है कि वो करे, और सूबाई वजीर सरदार शाह। इन तमाम लोगों ने एक माफिया बनाई हुई थी जिसके खिलाफ मैं अदालत में गया। अदालत ने जो फैसला दिया है एक हिस्से में मैं उस पर बिल्कुल इत्मीनान का इजहार करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सिंध हाई कोर्ट का कि उन्होंने हकायक देखकर जो फैसला दिया है कि ये अफसरान फौरी तौर पर उनको ओहदों से हटाया जाए। जबकि उन्होंने ये चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि वो अब मामला देखेंगे, अब अकबर लिगारी महकमे सकाफत के मामलात नहीं देखेंगे, अब चीफ सेक्रेटरी खुद देखेंगे मामलात जो अदालती हुक्म है। और मुझे जो एक तशवीश है कि चीफ सेक्रेटरी पहले दिन से लेकर कनासरो सिस्टम या कनासरो ब्रादर्स के पुष्ट पनाही में शामिल हैं, क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट में रहे हैं जहां रोशन कनासरो, मंजूर कनासरो उनके सब ऑर्डिनेट थे। लेकिन उसके बावजूद मैं उम्मीद रखता हूं कि मुमताज़ शाह साहब
चीफ सेक्रेटरी सिंध इस हुक्म पर अमल कराएंगे। अगर नहीं कराते तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगा और उसके साथ तौहीन अदालत की भी पिटीशन हम दर्ज करेंगे। इनको किसी सूरत पर नहीं छोड़ेंगे कि ये 18 अरब रुपए मोहनजोदड़ो के मुर्दों के नाम पर, मकली के मुर्दों के नाम पर ये खा जाएं, जाली ठेके दे दें और उसके बाद ये ओहदों पर बैठें। तो सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जाहिर है कि वो मुख्तलिफ इदारे हैं वो तफ्तीश करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, लेकिन जो उन्होंने हुक्म दिया है कि चीफ सेक्रेटरी महकमा सकाफत के मामलात को देखें, फौरी तौर देखें और MIT जो सिंध हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग एक इंस्पेक्शन टीम है उसको रिपोर्ट करेंगे। ये अदालतों में जाना, अपनी जान जोखिम में डालना। नाजिम जोखियों को पीपल्स पार्टी के MNA और MPA भाई जाम करीम और जाम अवैस ने अपने घर पे तशद्दुद करके मारा था, उसका केस मैंने उठाया सोशल मीडिया पे, तो वो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि इसको हम कहीं टपका देंगे। उन्होंने बहुत सारा अटेम्प्ट किया, उन्होंने मेरे खिलाफ मुजाहरे करवाए और मेरे हक़ में भी लोगों ने मुजाहरे किए, मगर वो जीत नहीं सके अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बावजूद मैंने वहाँ डट के उनको चैलेंज किया और मैं वहाँ काम करता रहा। मैं पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो भी गवर्नमेंट में था, मैं ज़ाती तौर पे न PP का, न नून लीग का, न तहरीक इंसाफ का, न किसी जमात का हामी हूँ न मुखालिफ हूँ, लेकिन जो भी सिंध धरती को लूटेगा हम उनको बेनकाब करते रहेंगे, क्योंकि हम उस धरती से हैं। और उनके बदले में अगर कोई हमें कहता है कि ये ब्लैक मेलर हैं, ये चोर हैं, ये यूँ हैं, तो कोई मसला नहीं। इन्होंने 2007 में मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई पीपल्स पार्टी ने, उसके बावजूद मैंने इनके सामने नहीं झुका। इन्होंने मेरी एंट्रीज़ बैन की कि ये हमसे आके सवालात करता है करप्शन के बारे में बिलावल हाउस में और इसके साथ CM हाउस में, मैंने उनके साथ झुका नहीं। और चीफ़ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने मेरे मालकान को बुला के कहा कि इसको निकालें, लेकिन उसके बावजूद चीफ़ मिनिस्टर नहीं निकलवा सका और चीफ़ मिनिस्टर ने फिर पुलिस को ये हुक्म दिया कि इसको उठाएं। तो मेरे ख़्याल में जब ये 2016 में आए तो उसके फ़ौरन ही बाद इन्होंने ये हुक्म सादर फरमाया, जिसके ख़िलाफ़ मैं सीधा हाई कोर्ट में चला गया और मैंने हाई कोर्ट से वो प्रोटेक्शन ली। हाई कोर्ट ने मुझे प्रोटेक्शन दी। उस वक्त जो जज साहब थे मेमन साहब, उन्होंने पुलिस को हुक्म दिया कि इसको सिक्योरिटी दी जाए, इन्होंने मुझे सिक्योरिटी नहीं दी। इससे पहले भी पुलिस ने मुझे सिविल ड्रेस में उठाने की कोशिश की डिफेंस से, जिस पर सिंध असेंबली में MQM ने एहतजाज किया था, सैयद सरदार अहमद ने, और उसके साथ फिर वज़ीर इत्तलात थे उस वक्त शर्जील मेमन ने, उन्होंने भी उसकी बात की। लेकिन बाद में पता चला कि ये सारा साजिश कर रहे थे कि मैं किसी तरह भी खामोश हो जाऊं या इनके साथ मिल जाऊं। फिर इन्होंने मेरे घटिया तरीका ये अख्तियार किया। जो आज मुझे पुलिस में नफ़रत है वो सिर्फ़ इसलिए है कि पुलिस जाली केसेस बनाती है लोगों के ऊपर। जब गवर्नर के ऊपर मोटरसाइकिल की चोरी का केस बन सकता है और इनके एक MPA के ऊपर बम धमाके का केस बन सकता है, तो मैं गरीब बंदे पे ये क्या क्या नहीं बना सकते थे। फिर इन्होंने सहाफ़ियों के ज़रिए मेरे ख़िलाफ़ साजिश की, वो नाकाम। आखिर में ऐसे हालात पैदा किए गए जो ये जो नाज़िम जोखियों का केस हुआ, उसके बाद जोखियों क्योंकि मलीर में बहुत रहते थे तो इन्होंने इनको फिर सपोर्ट आ गई, इमरान खान की हुकूमत चली गई और ये जोखियों जो फ़रार थे MNA जाम करीम वो वापस आ गए। तो उन्होंने ये साजिश की कि इसको रास्ते में कहीं मार देना है। तो बहरहाल अल्लाह बचाने वाला होता है। फिर मैं यहाँ आ गया और मैं यहाँ से फिर वापस जाने वाला था तो इमरान खान की हुकूमत चली गई, तो फिर मैं भी रुक गया, क्योंकि उस वक्त इनके पास 100% कंट्रोल आ चुका था। सिंध में तो ये ऑलरेडी बदमाश थे, तो इनका ये प्रोग्राम था कि जो भी हमारे ख़िलाफ़ बोलेगा हम उसको रास्ते से हटाएंगे। तो बहरहाल अभी भी ख़तरे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, लेकिन मैं उसके बावजूद ये जितना अरसा रहा है मैं बात करता रहा हूँ, खुलम खुला काम करता रहा हूँ। और एक बात बताऊँ कि जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़, उसमें उन्होंने चैलेंज दिया था सहाफ़ी को, उर्दू स्पीकिंग को, कि आप में हिम्मत है, जुर्रत है, गैरत है तो आके सबूत देखें। तो कोई नहीं उठ पा रहा था और मैं उठ के चला गया था कि मुझे दिखाएं। और उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप सिंधी हो, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, उर्दू स्पीकिंग आए तो वो क्लिप आपको दिखाता हूँ, आप देखें। और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि मैंने अल्ताफ़ हुसैन से क्या बात की थी। सबूत लाए थे आप, वो तो मीडिया को दिखाएं। इस्तीफे की खबरें तो सबसे पहले दे दी है। आप वो लाए थे डॉक्यूमेंट्री। आप क्या देखना चाहते हैं? डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाएं। कौन से? हाँ बताए ना। आपने कहा था डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो आर्मी चीफ को दिखा रहे, सबको दिखा रहे, वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आवाम को दिखाए। इधर आइए, कुरान शरीफ
के साथ आके बैठे, आए आप में हिम्मत अगर है सच बोलने की तो बैठो मेरे साथ। नहीं, डोंट प्ले टू द कैमरा, डोंट प्ले। और किसी की ख्वाहिशात पे मुझे यहाँ रिडिक्यूल करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जान पे खेल के यहाँ आया हूँ, मैं जान पे खेल रहा हूँ, समझे। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स कितने देखना चाहते हो? हिम्मत करके देखने की तो हिम्मत करो ना। नहीं मारेंगे आपको, नहीं मार सकता कोई भी। आओ, हिम्मत करो, मत डरो, मत डरो जालिमा से। नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। आप कुरान पे हाथ रख के डॉक्यूमेंट देखो, पढ़ो और सबको बताओ कि आपने क्या देखा। आओ, मैं सारी दुनिया को नहीं दिखा सकता हूं। मुझे हिंदी नहीं चाहिए डॉक्यूमेंट पढ़ने वाला, मुझे उर्दू स्पीकिंग चाहिए। जरा कोई उर्दू स्पीकिंग, आप मेरी बच्ची बहन जरा ये जुल्फ़कार मिर्ज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और जब अल्ताफ़ हुसैन उरूज का ज़माना था और उन्होंने जब कुरान शरीफ सर पे उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो ये कमर मंसूर और उस वक्त के बड़े बड़े जो फ़रोन थे वो हमें धमकियां दे रहे थे कि सवाल अल्ताफ़ हुसैन से कोई नहीं करेगा। मैंने जैसे ही 5 घंटे की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो मैंने सिंधी में बात शुरू की कि अल्ताफ़ भाई केड़ा हालन, अल्ताफ़ भाई कैसे हो। तो उन्होंने मेरी आवाज़ पहचान ली और उन्होंने कहा आप बताओ कैसे हो। उन्होंने भी सिंधी में बात की। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि इतना अरसा गुजर चुका है, 70 साल हो चुके हैं, ना आप पाकिस्तानी बन सकते हो ना आप सिंधी बन सकते हो, तो कब तक ये हिजरत का सिलसिला चलता रहेगा। तो उन्होंने उल्टा मेरे से सवाल किया कि आप मुझे सिंधी तस्लीम करते हैं। तो मैंने कहा कि अल्ताफ़ भाई अगर हम आपको सिंधी तस्लीम या पाकिस्तानी तस्लीम नहीं करते तो कराची से कश्मीर तक ना आपका कारोबार होता ना कब्रिस्तान होता। उस पर ये MK वाले बहुत गुस्से में आ गए थे। बहरहाल उसके बावजूद मेरा दोस्त था खुरम अनीस जिसके साथ गया था, अभी वो तुर्की में होते हैं एक बड़े चैनल में। उन्होंने कहा भाई मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा, खुद चले जाओ। तो हमने सरेआम हर जगह पे जितना हो सका है हमने बात की। ख़तरनाक हालात में काम किया, कराची को जलते हुए देखा, कराची में लोगों को मरते हुए देखा, लियारी में ऑपरेशन देखे, गोलियों के सामने खड़े रहे और उसके बावजूद बेनज़ीर भुट्टो के बम ब्लास्ट में हम बचे। ये सारी चीज़ें देख देख के हम यहाँ आए, लेकिन हमने कभी ये अपने आप को ऊपर वो नहीं किया कि हम बड़े कोई तुरम खान हैं, हम यूँ हैं। हमने हमेशा जितना कोशिश की सच हक सच की बात करें। हमें वो जो नामालूम लोग हैं उन्होंने भी तंग किया, लेकिन मैं उनको भी कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान मुखालिफ नहीं हूँ। मैं सिंध के हुकूक़ की बात करता हूँ। सिंध के अंदर जो जुल्म बर्बरियत है, जो इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए पीपल्स पार्टी की लूट मार है, हम उस पर बात करते रहेंगे। अगर वो बात करना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, रियासत के ख़िलाफ़ है या हुदूद क्रॉस करने की बात है तो बेशक आप समझें। और मुझे पता है कि आपकी दुनिया के हर कोने कोने में रसाई है, हर जगह पे आप कुछ भी कर सकते हो। पानी में भी डूब के बंदे की हलाकत हो सकती है तो किसी और के हाथों भी, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं अपना किरदार अदा करता रहूँगा। और उसके साथ अभी हालिया दिनों में सिंध के सरदारों के साथ वो हशर किया जो एक जो पप्पी की होती है ना, पप्पी और छोटा छोटा ये जो होते हैं, इनका हशर किया। और उनको हमने उनकी सरदारी, उनके जो इतना दहशत थी सिंध के अंदर, उसके बादल को हमने कम किया। हमने हिंदू बरादरी के अगवा के ख़िलाफ़ जो मैंने एक तहरीक की, मतलब एक उनको जोश दिया, जिसकी वजह से कई हिंदू बरादरी के लोग अगवा थे वो बाजाब होकर कश्मीर आए और इस तरह से पूरे सिंध के अंदर धरने लगे। वो सारा का सारा सिलसिला मेरी वजह से, मतलब मेरे उन लोगों की वजह से हुआ जो मैंने यहाँ से बैठ के मोटिवेशन दी, अवेयरनेस पैदा की सिंध के लोगों के अंदर। वो वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैं उनका लिंक भी इसमें शेयर करता हूँ कि आप वो वीडियो देखें कि किस तरह से लोग उठे थे और सारा सिंध बंद हो गया था। तो कहने का मकसद ये है कि मेरा मकसद शऊर देना है। मैं आज भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान फले फूले, लेकिन पाकिस्तान के चारों सूबों में जो ज़्यादतियाँ हैं वो बंद होनी चाहिए। उनके हुकूक पर डाके डाले हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट ने, वो बंद होने चाहिए। और मैं कोई सियासी कारकुन नहीं हूँ, न मेरी सियासत से कोई वाबस्तगी है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जुल्म की जो रातें हैं ये ख़त्म हों, जमहूरियत बेहतर हो, इदारे मजबूत हों, तो न ज़रदारी को जुर्रत होगी कि वो लूटेगा,
न नवाज़ शरीफ को जुर्रत होगी कि लूटेगा, न इमरान खान को, न किसी और को। हमारे सिंध को तबाह किया गया है, इसलिए मैंने ये चैनल जो बनाया है उसका पर्पज़ ये है कि मैं अपने सूबे की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाऊँ। कम से कम पूरी दुनिया नहीं तो पूरे पाकिस्तान के उन लोगों तक पहुँचाऊँ जो वो ज़बान समझ सकते हैं। और सिंधी के अंदर मैं अपने फेसबुक पर वीडियोस बनाता हूँ और अपने दोस्तों, अपने भाइयों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद है आप मेरी सपोर्ट करेंगे। अगर आप दिल से मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा जो मेन चैनल है व्लॉगिंग का, उसको आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू सो मच।